आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर वन का ये चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 का ये भाग 3 है और आज ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और तो भाग 2 तक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। आपको पता है कि हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, भारत का प्राक इतिहास यानी कि प्रारंभिक इतिहास पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो पाषाण काल के बारे में हम लोग बहुत अच्छा समझ लिए थे। जो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में बहुत अच्छा समझ लिए थे कि जो पाषाण काल के समय था, पूरा पाषाण काल ये लंबा तो समय था लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ विकास नहीं मनुष्य का हुआ। मध्यकालीन जो मध्य पाषाण काल था वो थोड़ा सा कम था उससे, और उसके बाद जो नव पाषाण काल था वो सबसे कम था। और लेकिन ज़्यादा विकास नव पाषाण काल में ही हुए। नव पाषाण काल समाप्त होने के बाद आपको पता है कि नव पाषाण काल आते आते, जैसे ये समझिए यहाँ पर पाषाण काल, तो पाषाण काल में नव पाषाण काल आते आते मनुष्य ठीक ठाक मतलब वृद्धि विकास हो गया था। मनुष्य के जीवन में ठीक ठाक वृद्धि विकास हो गया था। पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल और नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब समझिए यहाँ पर नव पाषाण काल आते आते मनुष्य क्या क्या करना सीख गया था। कृषि करना सीख गया था, उसके बाद पशुपालन तो करता ही था, पशुपालन। अस्थाई निवास भी सीख गया था, वो अस्थाई निवास, अस्थाई निवास मतलब एक जगह वो रहने लगा था, अस्थाई निवास। औजार बनाना सीख गया था। आपको पता है जब कृषि करेंगे तो बिना औजार को कैसे करेंगे, यानी कि औजार बनाना सीख गया था। औजार, औजार बनाना, औजार बनाना। और ये बात बताइए कि जब वो कृषि और पशुपालन करने लगा तो क्या वो शिकार पर ज्यादा ध्यान देता होगा? नहीं, शिकार करना बंद नहीं किया था, लेकिन सब ध्यान हट कर अब कहां पर पहुंच गया था? कृषि और पशुपालन पर। ध्यान रखिएगा। और सबसे पहला जो पालतू पशु किसको बनाया गया था? कुत्ता को। सबसे पहला पालतू जो पशु था वो कौन, कहां पर बनाया गया? ये मध्य काल में बनाया गया, न कि नव पाषाण काल में। यहीं से ये पालतू पशु बना लिया गया किसको? कुत्ता को। ध्यान रखिएगा। कुत्ता को क्यों पालतू पशु बनाया गया ये भी आप जानते हैं कि शिकार करने में कुत्ता उनको मदद किया करते थे। अब बात करते हैं इसके बाद, लेकिन यहाँ पर जो औजार बनाए जा रहे थे, कोई भी औजार कृषि करने के लिए बनाए जा रहे थे, वो सब या तो हड्डियों को होते थे या पत्थरों को होते थे, बस दो ही चीज के होते थे। तो क्या वो उतने कारगर हथियार होंगे? हड्डियों और पत्थरों का जो हथियार होगा उतना अच्छा होगा कृषि करने के लिए? नहीं। देखिए, नाक के जगह पर हाँ था वहां पर कि हड्डियों और पत्थरों के औजार थे, लेकिन क्या इससे बेहतर औजार नहीं हो सकता था? हो सकता था। तो सबसे पहले इससे बाद नव पाषाण काल के इस समय, मतलब अंतिम समय में, नव पाषाण काल के अंतिम समय में एक और युग की शुरुआत होती है जिसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ताम्र पाषाण काल यानी कि तांबा वाला काल। तांबा मतलब यहाँ पर अब क्या हुआ? नव पाषाण काल में औजार किस चीज के बनाते थे? हड्डियों के। हड्डियों के औजार बनाते थे, हड्डियों का औजार बनाते थे। और उसके बाद पत्थरों के। लेकिन सबसे पहले इन्होंने तांबा का खोज कर दिया। कब? नव पाषाण काल के अंतिम समय में इन्होंने तांबा का खोज कर दिया। और ये तांबा का खोज करने के कारण इस काल को क्या कहा जाने लगा? ताम्र पाषाण काल। पहला जो धातु मनुष्य को प्राप्त होता है, पहला जो धातु मनुष्य के हाथ लगा वो कौन सा था? तांबा। तांबा ही पहला धातु था जो मनुष्य को हाथ लगा था, यानी नव पाषाण काल के समय। इससे पहले कोई धातु के बारे में थोड़ा जानता था, कोई भी धातु के बारे में नहीं जानता था, लेकिन तांबा ही ऐसा था जो सबसे पहले इन लोगों को मिला। तो तांबा, यहाँ पर ये याद रखिएगा, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तांबा मनुष्यों द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु है। अब बताइए ताम्र पाषाण काल, इसलिए इसके बाद जो काल आया, तांबा जब मिल गया तो उस समय के काल को क्या कहा जाने लगा? ताम्र पाषाण काल। तो क्या इनका जीवन में कुछ परिवर्तन आया होगा? इनके जीवन में अगर तांबा मिलने के कारण कुछ जीवन में इनका परिवर्तन आया होगा? क्या क्या परिवर्तन आया?
परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन आया होगा, क्या क्या परिवर्तन आया होगा। पहला परिवर्तन क्या आया होगा कि यहाँ पर औजार, बेहतर औजार बनने लगे होंगे, बेहतर औजार, औजार बेहतर औजार बनने लगे। दूसरा परिवर्तन क्या आया, ये अस्थाई निवासी तो थे, अब अस्थाई निवासी के साथ साथ क्या होने लगे, ये लोग समूह में रहने लगे, यानी इनकी संस्कृति क्या हो गई, ग्रामीण संस्कृति हो गई, ग्रामीण संस्कृति, यानी गाँव की तरह रहने लगे ये लोग। मतलब एक समूह बनाकर लोग क्या करने लगे, रहने लगे। बेहतर औजार, ग्रामीण संस्कृति इनकी होने लगी। अब देखिए क्या था, ये ताम्र पाषाण काल के तो बेहतर औजार बनाने लगे, ग्रामीण इनकी संस्कृति हो गई, और पशुपालन भी बेहतर ही करने लगे। जब एक जगह रहने लगे, औजार अच्छा हो गया और कृषि भी करने लगे, तो क्या पशुपालन कम मात्रा में करेंगे, नहीं। यानी पशुपालन, ये तांबा मिलने के कारण प्रत्यक्ष रूप से पशुपालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जब बेहतर औजार बने तो कृषि अच्छा होने लगा। जब कृषि अच्छा हुआ तो अब अस्थायी तौर निवासी होना ही पड़ेगा, और ग्रामीण रूपों में होने लगे, कई लोग एक साथ रहने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि ये पशुपालन भी और अधिक मात्रा में करने लगे। यानी कि पशुपालन, यहाँ पर एक की बेहतर औजार, ग्रामीण संस्कृति, कृषि, उन्नत कृषि, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, उन्नत कृषि, उन्नत कृषि, उन्नत कृषि, ये भी परिवर्तन हुआ, उन्नत कृषि होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, इनके जीवन अब ठीक ठाक चलने लगा, ध्यान रखिएगा, इनका जीवन अब ठीक ठाक चलने लगा, उतना अच्छा नहीं हुआ था लेकिन ठीक ठाक चलने लगा था। और ये नदी के किनारे ही हमेशा रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ताम्र पाषाण काल के समय भी ये नदी के किनारे ही रहेंगे, मतलब सब काल में, यहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इस समय भी नदी के किनारे रहे, तो यहाँ पर भी क्या रहेंगे, ये नदी के किनारे ही रहेंगे। और यहाँ पर पशुपालन, पशुपालन में वृद्धि, पशुपालन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। मतलब इतना कुछ ताम्र पाषाण काल के लोगों के समय इतना कुछ इनके जीवन में परिवर्तन आया। तांबा मिलने के कारण क्या क्या परिवर्तन आया, बेहतर औजार बन गए, क्योंकि हड्डी और पत्थरों को थोड़ा कम औजार बनाने लगे। ग्रामीण संस्कृति इनकी हो गई। ग्रामीण संस्कृति देखिए, यहाँ पर भी कोई शहरों में थोड़े रहते थे, यहाँ पर भी जंगलों और गांवों के रूप में रहते थे, लेकिन उतना बड़ा गांव के रूप में नहीं था। यहाँ पर मतलब लोग उतना अस्थायी नहीं रहा करते थे। मान लीजिए 100 लोगों का एक समूह है, तो उसमें 10 लोग अस्थायी एक जगह रहते थे, बाकी 90 लोग इधर उधर शिकार के लिए इधर उधर भटकते ही रहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 100 लोगों का समूह है, तो उसमें 90-95 लोग एक जगह अस्थायी रह रहे हैं, बाकी 5-6 लोग जो भटक रहे हैं इधर उधर। मतलब ये हुआ कि बेहतर औजार बन गए यहाँ पर तांबा मिलने के कारण। उसके बाद ग्रामीण संस्कृति, उन्नत कृषि भी हो गई, और पशुपालन में वृद्धि हो गया। ठीक है, ताम्र पाषाण काल के बारे में इतना समझ लिए, बहुत अच्छा, मतलब इतना ठीक ठाक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक महापाषाण काल के बारे में हम लोगों को समझना है। अब महापाषाण काल क्या होता है, महापाषाण काल, एगो तो पाषाण काल के बारे में पढ़े हैं। पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि सब चीज उपयोग करने वाला वस्तु पत्थरों का ही था, इसीलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, पाषाण काल इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिस गुफा में रहते थे वो गुफा पत्थर का, जिससे शिकार करते थे हथियार वो पत्थरों का ही बनाया जाता था, क्योंकि उस समय तांबा तो मिला नहीं था। और एक बात, जो आग जलाने के लिए जो यूज करते थे, जो आग जलाने के लिए पत्थर एक दूसरे से टकराते थे, वो भी तो पत्थर ही था। और खाना जिस पर अपना भोजन रखते थे या कुछ भी करते थे, वो भी सब पत्थर का। मतलब हर चीज इनके जीवन में उपयोग, भोजन छोड़कर सब पत्थर का ही था। तो जब पत्थर का था तो इसीलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। लेकिन इसको महापाषाण काल क्यों कहते हैं, यहाँ पर जबकि ऐसा बात नहीं था, इनकी कृषि उन्नत थी, सब चीज ठीक ठाक था। ये लोग पहाड़ों के ढलानों पर रहा करते थे। इनकी विशेषता देखिए क्या क्या थी, ध्यान समझिएगा विशेषता। पहले ये समझ लीजिए, पहले ये इनके बारे में समझ लीजिए। विशेषता समझने से पहले ये इनके बारे में समझिए, महापाषाण काल के लोग रहते कहाँ थे। ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में, ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण भारत वाला क्षेत्र में रहते थे, इधर नहीं रहते थे। ये दक्षिण भारत वाला क्षेत्र में नव पाषाण काल के बाद जैसे ताम्र पाषाण काल चालू हुआ ना, मतलब इसी के समय, इसके तो अंतिम समय में चालू हुआ था, उसी के समय महापाषाण काल ये दक्षिण भारत में हो रहा था। और ये सब बातें थी, ताम्र पाषाण काल ये उत्तर भारत की बातें थी, और ये सब कहाँ की थी, दक्षिण भारत की बातें थी।
अब यहाँ पर समझिए इनकी विशेषता क्या थी। ये ग्रामीण संस्कृति थी इनकी, क्या थी, ग्रामीण यानी गाँव के रूप में ये लोग रहते थे। क्या संस्कृति थी इनकी, ग्रामीण। पहली विशेषता हो गया कि इनकी ग्रामीण संस्कृति थी, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण संस्कृति। उस समय के लोग ग्रामीण संस्कृति ही ना। और उसके बाद अपना जीवन यापन के लिए क्या करते थे, कृषि और पशुपालन करते थे, कृषि और पशुपालन, पशुपालन। आप कहेंगे कि बाकी सब तो वैसा ही लग रहा है। देखिए अब सबसे बड़ा चीज इसमें क्या था, महापाषाण काल में, इसको महापाषाण काल क्या क्यों कहते हैं, जब कोई भी लोगों की मृत्यु होती थी तो नॉर्मल रूप से उनको क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, या जो भी अंतिम संस्कार वाला विधि होता है उस तरह से किया जाता है। लेकिन ये लोग भी दफनाते थे, ये क्या करते थे, दफना देते थे। लेकिन क्या करते थे, कब्र ऐसा बनाते थे कि पत्थरों का, सब चीज पत्थर का, यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर गड्ढा खुदाई कर दिए गड्ढा का, और चारों तरफ से पत्थर लगाते थे ये नीचे, फिर साइड में भी चारों तरफ से पत्थर, और यहाँ पर रख कर और ऊपर से भी पत्थरों से ही ढक दिया करते थे। क्या करते थे, मतलब पत्थरों से ढक कर और चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर रख दिया करते थे। क्या और एक बात कि मनुष्य था उसके साथ जानवरों को भी दफना दिया करते थे। उसी के साथ मान लीजिए कोई पालतू अपना पशु रखा हुआ है, कोई भी पालतू पशु रखा हुआ है, उस पालतू पशु को भी यहीं पर दफना दिए, ध्यान रखिएगा। यानी कि ये जो कब्र बनाए जाते थे वो क्या थे, पत्थरों के ही थे, कब्र पत्थर के, कब्र पत्थरों के ही थे, ध्यान रखिएगा, जो कब्र बनाए जाते। इसीलिए कब्रों के कारण इसको महापाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, कब्रों के कारण ही इसको महापाषाण काल कहते हैं। ये और एक बात, ये रहते कहाँ थे, पहाड़ों के ढलानों पर रहते थे। कहाँ पर रहते थे, पहाड़ के ढलान पर, पहाड़ के ढलान पर, ढलान पर। अब एक बात बताइए, ये ऐसे क्षेत्र में रहेंगे नदी वाला, मतलब देखिए ये भी उसी के आसपास वाले क्षेत्र में थे, लेकिन जहां पर पत्थर रहेगा वहीं पर नहीं ये सब कब्र जो था वो कब्र पत्थरों को बना सकते हैं कि कहीं दूर से ढोकर लाकर बना सकते हैं, नहीं। और देखिए यहाँ पर क्या था, ये इनके जो कब्रों के अंदर से क्या क्या मिले हुए हैं, कब्रों के अंदर से तो पशु को दफना ही देते थे, मतलब इंसानों के साथ ही, साथ में सोना भी मिला हुआ है उसमें से, सोना, यानी जो आभूषण पहनते थे आभूषण, उस आभूषण को भी उसी में दफना देते थे, यानी सोना भी मिला हुआ है। और ये इनकी जो फसलें थी, कौन कौन सी फसल थी, मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल थी, फसल धान और रागी, धान और रागी, और रागी, ये दो तरह के फसलें इनको मिलती है, कि प्रमाण मिलता है कि ये इनकी विशेषता थी। ध्यान समझिएगा, महापाषाण काल दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में था, दक्षिण भारत में उत्पन्न एक ऐसा काल था, ये नवपाषाण काल के बाद ही महापाषाण काल उत्पन्न हुआ, ये दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में। इनकी विशेषता थी, ग्रामीण थे, कृषि पशुपालन किया करते थे, कब्र पत्थर के होते थे। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा महापाषाण काल को महापाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो कब्र होती थी वो कब्र किस चीज की थी, पत्थरों की, इसीलिए इस काल को महापाषाण काल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से इनका निवास स्थान पहाड़ों के ढलानों पर था। ऐसे मैदानी क्षेत्र में भी रहते थे, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पर थे, पहाड़ों के ढलानों पर थे। और उसके बाद यहाँ पर पहाड़ों के ढलानों पर, और सोना इनके कब्रों से क्या मिला हुआ है, सोना मिला हुआ है। और फसल में ये इनके प्रमाण मिला हुआ, धान और रागी की फसल का मतलब उत्पादन ये लोग करते थे। और ये रहते कैसे थे, झोपड़ी वोपड़ी बनाकर रहते थे, झोपड़ियों में रहा करते थे। तो झोपड़ी का उतना प्रमाण मिल नहीं पाया है, क्योंकि झोपड़ी बहुत दिन, मतलब झोपड़ी कितना दिन चलेगा, ज़्यादा दिन चलेगा तो 20 साल 25 साल, वो भी नष्ट हो जाएगा, उसको देखभाल ना करने पर वो खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ रहने का प्रमाण नहीं मिल पाया। तो ये आपको पता चल गया, ताम्रपाषाण काल समझ में आ गया, महापाषाण काल समझ में आ गया। तो ये हो गया चैप्टर खत्म। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।